का खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुलिस और चंदन तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 20 तस्करों की मौत हो गई है। इनमें से आधे से ज्यादा तमिलनाडु की पृष्ठभूमि के लोग हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस मुठभेड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मामला पुलिस के जरिए उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई का है। साथ ही दलील ये भी दी जा रही है कि ये 20 लोग स्मगलरों के लिए काम करने वाले मजदूर थे, न कि खुद स्मगलर्स। लेकिन इस घटना के साथ ही लाल चंदन की जो स्मगलिंग है, जो तस्करी है, इसके मुद्दे पर एक बार फिर से सबका ध्यान खिंचा है। क्या है आखिर सच इस पूरी मुठभेड़ का? कितना मानवाधिकार जो जो मूल्य हैं और जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है? क्यों इतना अहम लाल चंदन है जिसके लिए लोग जान देने को तैयार हैं? उसको बचाना क्यों इतना अहम है और किस तरह से होती है ये पूरी तस्करी? साथ ही तस्करी से निपटने की जो सरकार की रणनीति है उसमें आखिर क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, ये सब कुछ देखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कई दशकों से इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ हद तक कामयाबी भी हुई है। वीरप्पन जैसे लोग जो हैं वो बनकर निकले हैं चंदन की तस्करी से, लेकिन उस सब के बावजूद आखिर क्या हुआ है, आखिरी हाल, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। वेद मारवा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के, और दूसरे खास मेहमान हैं एनडी पंचोली जी, जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और साथ ही प्रेसिडेंट हैं पीयूसीएल दिल्ली के, फाउंडिंग मेंबर भी हैं। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ एसपी गुप्ता हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, हरियाणा काडर के हैं। और इसके अलावा चौथे खास मेहमान टीआर रामचंद्रन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आंध्र प्रदेश राज्य से भी आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले वेद मारवा जी, जो दो थियरीज हमारे सामने आ रही हैं, दो तरह की कहानियां। अब ये भी खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल कुछ कार्यकर्ताओं को एक सर्वाइवर मिला है, एक वो शख्स जो कि मर नहीं पाया, दरअसल गोली लगने के बाद भाग गया है वहां से। और उसका ये कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने कहानी ये बताई है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने पुलिस पर हमला किया और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इसके तहत 20 लोगों की जान गई। ये सर्वाइवर ये कह रहा है कि दरअसल ये मजदूर जो हैं वो बस में शांतिपूर्वक जा रहे थे कहीं, सर्च ऑपरेशन के दौरान इस बस को रोका गया, इन लोगों को नीचे उतारा गया और तब गोलियां बरसाई गई। देखिए, अब जैसे जैसे समय गुजरता जाता है नई नई कहानियां सामने बाहर आ रही हैं। अब इतनी जानों का जाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश में कानून लागू है और बगैर कानूनी कार्रवाई के किसी को जान से गंवाना नहीं पड़ना चाहिए। यानी पहली नजर में आपको ये मामला लगता है कि वाकई ये एक एनकाउंटर का मामला है? आप पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपनी आंखों के सामने गुजरती देखी होगी। आपको पहली नजर में कैसा लगता है? देखिए, पहली नजर में 24 घंटे नहीं गुजरे तो नई नई कहानी नजर आ रही हैं। तो इसलिए ये आवश्यकता बढ़ती जाती है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि किसी की कोई कमी रह गई है या किसी की कोई क्रिमिनलिटी रह गई है, तो इन सब के ऊपर कार्रवाई की जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि अपराधी तत्वों को किसी प्रकार की शय ना मिले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वेद मारवा जी, देश का कानून ये कहता है कि पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है, सजा देने का काम अदालतों का है। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस, कुछ केसेस इस तरह के आ रहे हैं, अभी हमने आज ही खबर ये भी सुनी है कि पेशी के दौरान ले जाते हुए सिमी के जो सस्पेक्टेड आतंकवादी थे उनका भी एनकाउंटर हुआ है। तो जिस तरह की दो घटनाएं एक साथ सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कभी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अलावा सजा देने का काम भी कर रही है? देखिए, एक जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। हर एक जो इवेंट है, जो इंसिडेंट है, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि किसी का कसूर है या कि नहीं है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर एक निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। जी, एनडी पंचोली जी, जिस तरह से मैंने पूछा अभी मारवा साहब से भी कि पहली नजर में किस तरह का केस मालूम होता है, खासकर सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये भी दिया जा रहा है कि चूंकि पुलिस पर हमला हुआ था और पुलिस को जाहिर है अपने को बचाने का काम पुलिस का है, तो क्यों ये माना जाए कि वाकई ये एनकाउंटर जेन्युइन नहीं है? क्यों ना माना जाए? नहीं, मैं तो इसको फर्स्ट जैसे ही इसको सुना
मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई जेन्युइन एनकाउंटर है। वो लोग मजदूर थे और ये जैसा खबरों में आया है कि उनको इंटेलिजेंस सोर्सेस के थ्रू खबर मिली, तो खबर उनको ये भी मिली होगी कि कितने लोग थे, 15 थे, 20 थे, तो उसी के अनुसार उन्होंने उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको उनके खिलाफ कोई वो करने के लिए, एक्शन लेने के लिए एक फोर्स उन्होंने बनाई होगी जो 20 लोगों को कर सके। 20 लोगों को पकड़ने के लिए वो कोई 20 आदमी तो नहीं ले जाएंगे जैसा वीरप्पन के टाइम में होता था, पूरी फोर्स बटालियन जाती थी और वो उसको ले जा सकते थे। तो अब ये कहना कि अब कि उनके लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, उनको पकड़ने के लिए गए और उन्होंने पत्थर फेंके और उसी पे उन पे गोलियां चलानी, और उनके पास कोई हथियार भी नहीं थे। तो ये भी कहा कि तीर भी चलाए उन्होंने। हाँ, और तीर मैं नहीं मानता कि जो मजदूर लोग, जो स्मगलर, जो उसके खबरों के अनुसार स्मगलरों ने उनको हायर किया हुआ था, उसको उनके द्वारा काम ले, तो बेचारे गरीब मजदूर थे। गरीब मजदूर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती तो वो पुलिस पे हमला कर सके। इसके कारण कुछ और हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं कि हम जानते हैं किस तरीके से पुलिस वहाँ रिश्वत भी है, करप्शन भी है, कोई उनका हुआ होगा जो उन्होंने नहीं दिया होगा, कोई डिस्प्यूट, अंदर की डिस्प्यूट मुझे लगती है जिसके कारण उन्होंने सबक सिखाया है। और जो इसका हौसला, मैं तो एक बात और मानता हूँ, क्योंकि आपने 2 का जिक्र किया, एक जो 5 लोगों को जो ले जा रहे थे, सिमी के लोग कहते हैं, उनका भी एनकाउंटर हुआ। तो जब से ये हाशिमपुरा का केस जो 28 साल चला और 16 पुलिस वाले उसमें बरी कर दिए गए इतने साल बाद, तो मुझे लगता है पुलिस के हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं। तो उस वजह उसका भी एक असर है कि हम कुछ भी करते रहे, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। जी, मैं दूसरे मेहमानों पे आऊंगी। वेद मारवा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक हाशिमपुरा के केस का सवाल है, इस केस का मुझे पर्सनली ज्ञान है। उस मामले पे शायद हम फिर बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि पुलिस के जो काम करने का जो पैटर्न है उस पर सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ इस निष्कर्ष पे बोलना कि सारी पुलिस खराब है या सारी पुलिस नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। सारी पुलिस मैं ये नहीं कर रहा सारी पुलिस खराब है। नहीं, तो फिर हर एक इंसिडेंट को अपने मेरिट्स के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर और शायद हर इंसिडेंट अपने आप में अकेला अपने आप पे अलग इंसिडेंट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हाशिमपुरा इंसिडेंट में मैं उस वक्त कमिश्नर था और मैं ये प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गया था इस केस को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर, क्योंकि दिल्ली में कुछ डेड बॉडीज आई थी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये सारी इंसिडेंट लाए थे। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल रीजन से कोई कार्रवाई ना करें तो उसका दोष भी क्या? का हर अंग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, सिस्टम का। जी हाँ, बिल्कुल। टी.आर. रामचंद्रन जी, जिस तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है, आंध्र प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु, क्योंकि जो मजदूर हैं वो बेशतर जो हैं वो तमिलनाडु से आए हैं, किस तरह की ये पॉलिटिक्स है? क्या राज्य में इस टाइम, अगर तमिलनाडु का हम जिक्र करें, किस तरह की भावनाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि लोगों ने जो बसेज हैं आंध्र प्रदेश के, वो भी तक जलाने की कोशिश की है। वहां काफी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हुई है। देखिए, ये जो तनाव तमिलनाडु में होता है वर्कर्स को या तो भगाने की या इल ट्रीटमेंट के लिए, ये नई बात नहीं है। क्योंकि हम सबसे पहले ये समझ लें कि सैंडलवुड, और खासकर लाल सैंडलवुड जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो बड़ी थोड़ी सी जगह पे होती है और रॉकी और माउंटेनस टेरेन में होती है। तो ज्यादातर इसका है। मैं थोड़ा सा देर में इस मुद्दे पे आना चाहती थी कि ये पूरा कारोबार किस तरह से होता है और क्यों इतना अहम है। मैं फिलहाल इस मुद्दे की राजनीति को समझना चाहती हूँ कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। राजनीति इसका बड़ा सिंपल है। फिलहाल मुख्यमंत्री तमिलनाडु के चिट्ठी लिखा है कि क्योंकि लेबरर सब वहां से आते हैं इस काम और धंधे के लिए, और लेबरर्स को कौन चुनता है? स्मगलर्स के एजेंट उनको चुन के यहाँ पर भेजते हैं। बट क्योंकि इसका डिमांड, इस पर्टिकुलर रेड सैंडलवुड का डिमांड चाइना और जापान में इतना ज्यादा है, खासकर चाइना में, जहां पर 1 टन के लिए आपको मेरे ख्याल में 27 या 30 लाख तक मिल जाते हैं। पॉलिटिक्स ये है कि आपको ज्यादातर वर्कर्स आपको तमिलनाडु से मिलते हैं और वो दोनों जगह कर्नाटका और आंध्रा में ऐसे काम करते हैं, क्योंकि वहां इजीली अवेलेबल हैं। कोई भी उनको लाके डेली वेजेस पे रख के
काम करवा सकता है, और जो भी इलीगल काम करते हैं स्मगलर्स, उसके पैसा वो ज्यादा तो देते हैं। लेकिन रामचंद्रन जी, क्या ये मजदूर जो काम कर रहे थे तमिलनाडु के, जब जज्बात हम देखने को मिल रहे हैं, वहां जो भावनाएं लोगों की भड़क रही हैं सरकार से लेकर आम लोगों तक की, तो क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शायद जिस तरह के गैर कानूनी काम में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जान तक गंवानी पड़ सकती है, और कुछ लोगों ने गंवाई भी है? मेरे ख्याल में ये पहली बार ऐसे किस्सा नहीं हुआ है। इससे पहले भी वर्कर्स इलीगली जाके वहां स्मगल करने की कोशिश की, पेड़ इनको काटा। पर ये मत भूलिए कि इस पे पाबंदी है कि आप, ये एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, आप इसको बेच नहीं सकते। पॉलिटिक्स इसमें ये है कि वर्कर्स कहीं से भी आए, उन पे ऊपर अगर हमला हुआ और पुलिस ने इस तरह की हमला की, तो मेरे ख्याल में इस पे पैशंस जरूर उठेंगी, और पैशंस तमिलनाडु में इस वक्त ज्यादा उठेंगी, क्योंकि जयललिता जी का जो वर्डिक्ट आना है कोर्ट का, उसमें सिर्फ एक हफ्ते से कम रह गया है। आखिरकार पनीर सेल्वम जो स्टैंड इन चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ऐसी चिट्ठी जरूर उनके काउंटर पार्ट चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में उनको लिखा है। पर ये कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि आपने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा था ये कई डिकेड से चला आ रहा है, वीरप्पन इसमें इन्वॉल्व था। नहीं, और इसके अलावा मसला ये भी है कि सिर्फ जो है सरकार नहीं बल्कि तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां फिलहाल तमिलनाडु में हैं, एक एक ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है इस मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ तो बहुत जोर से आवाज उठेगी, और मैं बिल्कुल सहमत हूं मारवा साहब के ऑब्जर्वेशन से। आप किसी एक मुद्दे को देख के एकदम से इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ये एक शराड है कि ये एनकाउंटर हुआ और उसमें इतने लोग मारे गए। देखिए, ऐसे वर्कर्स के पास ना कोई बारूद होता है, ना कोई गन होता है, ना कोई बॉम्ब होता है, और रिपोर्ट्स में ये भी बहुत स्पष्ट किया गया है कि पत्थरों से उन्होंने मारा। आखिरकार सुबह 5 बजे अगर ये अटैक करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनको ऑफ गार्ड पाना चाहते थे। और ये मत भूलें कि 20 लोगों में से 7 लोगों पे गोलियां या तो सिर के पीछे लगी है, जी, बिल्कुल। या बिल्कुल उनके मुंह पे लगी है। इसीलिए मेरे ख्याल में इसमें बड़ा सीरियस कंसर्न है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा है कि आप हमें जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट दीजिए। बिल्कुल। मारवा जी, इससे क्या साबित होता है, जो गोलियों का खास जगहों पर लगना, ये क्या बताता है? नहीं, ये भी सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कोई गोली मारेगा तो सब भागेंगे, तो फिर उनके पीछे ही गोली लगेगी। नहीं, सर में भी गोली लगी है, फेस में लगी है, और गर्दन में गोली लगी है। नहीं, देखिए, जिस साइड पे वो भागेंगे, जिस साइड पे गोलियां मार रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक अंधाधुंध गोली चला रहे हैं तो कहीं भी गोली लग सकती है। अगर वो भाग ही रहे हैं तो गोली चलाने की जरूरत क्या है? लेकिन ये भी है कि अगर क्लोज रेंज से मारा गया है तो गोली कहाँ लगेगी, और भागते हुए जैसे आपने कहा कि अगर मारा गया है तो गोली कैसे लगेगी, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लग जाएगा। बिल्कुल। एसपी गुप्ता जी, ये बताइए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का ऐसे वक्त में क्या काम होता है? हमने देखा है कि अभी जो जिक्र हो रहा है कि कुछ ही चुनिंदा जिले हैं जहां पर ये कारोबार, ये पौधे पाए जाते हैं, ये पेड़ पाए जाते हैं, और इन्हीं पूरे जिलों में तमाम तरह की स्मगलिंग की एक्टिविटीज होती हैं। फिलहाल इस पूरी घटना को देखते हुए आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? नहीं, देखिए शिरवानी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मामला है ये कनूड इसी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं है, ये बॉर्डर एरिया था, और पहले आपने देखा होगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट होने के कारण कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। आपस में स्टेट एक दूसरे पर डाल देते थे, और इसलिए आंध्र प्रदेश ने अब देखा ना, ये इसमें वीरप्पन के टाइम जब इतने सालों तक वो करता रहा इसमें, अदरवाइज तो बहुत पहले पकड़ा जाता अगर सरकार सीरियस होती है, पुलिस स्ट्रॉन्ग होती है, ज्वाइंट वेंचर होता। तो अब आंध्र प्रदेश ने जब 2 साल पहले जब इनके फॉरेस्ट गार्डों को मारा गया, तब इन्होंने ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था, और ये उसके बाद ये घटना हुई है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, एकदम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना ये फेक काउंट का, ये बड़ा गलत होगा। निष्कर्ष नहीं, यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ऐसा है, इस तरह देखिए, मैं फील्ड में देखा है, कमिश्नर देखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखा है, जो वास्तु स्थिति उस फील्ड में जो होती है वो किसी को नहीं पता होता। उस समय जो वही एक्शन उसको लेना होता है उसकी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, और पुलिस जिस प्रेशर में आज काम कर रही है उसकी प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता। लेकिन क्या आप इस दलील को मानने को तैयार हैं कि स्मगलर्स को, तस्करों को सबक सिखाने के लिए ये काम पुलिस के जरिए किया गया? क्या आप इस दलील को मानने को तैयार हैं? कुछ लोग ये भी दलील दे रहे हैं। नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, बट ये कहना भी ये फेक काउंटर है, ये गलत है।
उस समय क्या सर्कमस्टांसिस थे, उनके ऊपर अटैक हुआ या नहीं हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और देखिए, मैं सबसे बड़ा जो इस तरह के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है, उसमें राजनीति जब आती है वो बहुत बुरा होता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी पत्र लिख रहे हैं और उधर से कुछ पार्टी उन्होंने कहा भी उनको जानकारी इतनी जल्दी मिल गई, भाई ये लोग सब लेबर थे, इतनी सारी जानकारी इतनी जल्दी मिलना, उस बात पर उंगली उठती है कि भाई ये क्या मतलब राजनीति नहीं है तो क्या है। और दूसरे, जब ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसको कॉग्निजेंस ले चुकी है, तो उसकी इंक्वायरी देखिए आप, और ज्यादा करें। देखिए, जैसे मरवा साहब ने कहा है, ये चीजें एक निष्पक्ष जांच से ही साबित क्लियर हो सकती है भाई इसके नहीं, लेकिन पीछे एसपी गुप्ता जी, ये समस्या बहुत नई नहीं है आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की। इससे पहले भी हमने देखा है कि 2003 में जो है 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पत्थर मारकर उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा पेड़ से बांधकर उनको पत्थर मारे गए थे। किस बुरी हालत में उनकी हत्या की गई थी इन स्मगलर्स के जरिए। इसके अलावा कितनी बड़ी तादाद में स्मगलर्स या उनके साथ काम करने वाले लोग मारे गए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं है। यानी कि जो समस्या है वो पुरानी है, ये घटना ही सिर्फ हमें नई नजर आ रही है। नहीं, जिसमें एक घटना में, अकेली घटना में 20 लोगों को एक साथ मारा गया, ये अब तक स्मगलिंग के, तस्करी के इतिहास में हुआ नहीं है, खासकर अगर लाल चंदन की बात की जाए। नहीं, मैं यही बात कह रहा था, जो 2 फॉरेस्ट गार्ड मारे गए थे, तभी आंध्र प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स बना था। जी बिल्कुल। और उसी की आज मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए, जैसे रामचंद्रन जी ने बताया, ये सैंडलवुड है, लाल चंदन जो है इतना कीमती है और ये थोड़े से पोर्शन में मिलता है। 40,000 रुपए केजी है ये, मतलब इसकी कीमत। जापान और जैसे चाइना में इसका सबसे ज्यादा लगता है। तो जब इस तरह की जो कोई मिलती है चीज, उसमें स्मगलर आ जाते हैं बड़े बड़े, और ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन मजदूरों को आगे कर दिया गया। इनके पीछे जो लोग हैं एक्चुअली, उनको पकड़ने की जरूरत है, और उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। क्या वेद मारवा जी, आप इस बात से सहमत हैं, जो बार बार आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल इन मजदूरों को मारकर, जिनका वाकई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, उनके लिए वो डेली वेजेस हैं, वो शायद कहीं भी काम करेंगे अपने एक दिन की तनख्वाह या एक दिन का पैसा अपना पेट की आग बुझाने के लिए, लेकिन जो स्मगलर्स हैं वो वहीं बैठे हुए हैं, अपने वहीं सेफ शेल्टर्स जो हैं उनके, और कहीं ना कहीं जो पूरा जो करप्शन का ये कारोबार है स्मगलिंग के इर्द गिर्द जो घूमता है, ये उसकी तरफ भी इंगित करता है कि स्मगलर्स क्यों नहीं मारे जाते। इन तीनों चीजों को, राजनीति को भी अलग करना होगा, स्मगलर्स को भी अलग करना होगा, जो इनके पीछे रैकेटियर्स हैं जो इस प्रकार का ट्रेड करते हैं सैंडलवुड का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी कार्रवाई इलीगल है। इस गैर कानूनी कार्रवाई के ऊपर केवल मजदूरों के ऊपर कार्रवाई करने से तो ये समस्या हल नहीं होगी। नहीं, लेकिन चूंकि पुलिस शायद कुछ करते हुए दिखना चाहती थी, इसलिए मजदूर शायद आसानी से मिल भी जाएंगे कि आप जो है उनके साथ नहीं। पुलिस इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि अगर उनको ये पता नहीं कि अगर वो लोगों को इस प्रकार से मार देंगे तो उनके खिलाफ आरोप लगेंगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होंगी। तो ये इन सब से बचने के लिए पुलिस उनको मारती नहीं। अब किन हालात में उनको गोली मारी गई है, उन हालात का की तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी हाँ, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, इसमें पुलिस के लोग भी इंजर्ड हुए हैं, और दूसरा ये है, वहां पर मेरी जो जानकारी मिली है, केवल 20 लोग नहीं थे वहां, कोई अबाउट 200 पीपल थे जो इन पुलिस वालों पर अटैक किया गया। टास्क फोर्स के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल हैं, उनका ये कहना है, कांता राव जी का, जो आप कह रहे हैं कि 150 से 200 मजदूरों ने जो है वो उन पर हमला किया, पत्थरबाजी की, तीर चलाए और आयरन रॉड से जो है हमला किया, तब जाके जवाबी कार्रवाई हुई है। वही मैं कहता हूँ, परिस्थितियां क्या थी उस समय, क्योंकि ये देखना जरूरी है। जी, वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं इस बहस में। पुलिस को यही काम नहीं है कि भी ऐसे निहत्थे लोगों पर ऐसे लोगों को गोली मारेगी। रामचंद्रन, ये बताइए कि पूरा कारोबार जो है तस्करी का, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां सामने आई, जब वीरप्पन मारा गया या उससे पहले जब उसको मारने की कोशिश की जाती रही, किस तरह से एक बड़े फिल्म स्टार को अपने कब्जे में रखा उसने कई महीनों तक, किस तरह से पूरे प्रकाश में पूरे जो नेशनल मैप है भारत का, उस पर छा गया था वीरप्पन। अभी फिलहाल इस पूरे कारोबार को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन है, जो उपयोग है लाल चंदन का, वो सिर्फ आयुर्वेदिक कुछ दवाओं के अलावा बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, और कुछ छोटे मोटे जो हैं वो टॉयज, खिलौने भी बनाए जाते हैं। देखिए, इसकी पॉलिटिक्स बड़ी डेंजरस है। इसके किंग पिन है स्मगलर्स। स्मगलर्स सिर्फ तमिलनाडु या कर्नाटका में नहीं बैठे हैं, इस चीज को स्मगल किया जाता है 6-7 राज्यों में हिंदुस्तान में।
ओडिशा में स्मगल किया जाता है, बाकी कई राज्यों में इसको स्मगल किया जाता है। आखिरकार वीरप्पन का किस्सा ये भी है कि जितने पुलिस वालों को और पुलिस स्टेशन में वीरप्पन ने हमला किया और जितने पुलिस वालों को मारा, वो आप नहीं भूल सकते। वो वेंजेंस लेता था ऐसे, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई पुलिस से, तो पुलिस तो उनके पीछे जाना डरती थी। इसीलिए ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया तमिलनाडु की पुलिस से और कर्नाटका की पुलिस को लेके, एक जॉइंट टास्क फोर्स। वीरप्पन जंगल में ऐसे अंदर जाके रहता था, उस तक पहुंचना भी कोई नामुमकिन सा काम था। आखिरकार वो शेयर लक था और इंटेलिजेंस इनको मिल गई थी कि वो पकड़ में आया और मारा गया। अदरवाइज वीरप्पन वो किंग ऑफ द जंगल्स माना जाता था और उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी जिस तरीके से वो सैंडलवुड की स्मगलिंग करता था। देखिए, ये नेटवर्क बड़ा डेंजरस है, इसमें पैसा बेशुमार है। अगर सिर्फ स्मगलर्स के एजेंट 1 या 2 लाख पर डे ले सकते हैं ऐसे लेबरर्स को लाके उनको पैसा देके, ये जो सब्सटेंस है जो इलीगल है, आप स्मगल नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, तो आंध्र प्रदेश सरकार के पास कुछ 90 टन इसके लॉग्स पड़े हुए थे, ये लाल सैंडर्स जिसको कहते हैं, और उन्होंने इसको करोड़ों रुपए में बेचा है पिछले साल। मैं पढ़ी थी डिटेल के 1 टन का जो है 27 लाख रुपया उनको मिला। 27 लाख है, और इस तरह करके उन्होंने कुछ 900 करोड़ रुपया इसको इसकी ऑक्शन करके बनाया है। तो ये मसला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अब जहां से सोर्स है, स्मगलर है, आप उस तक नहीं पहुंचोगे और उससे उसकी बाकी जो कनेक्शंस हैं डाउन द लाइन, अगर इसको जड़ के आप नहीं, इसके खिलाफ जड़ से नहीं लड़ाई करोगे तो ये मसला रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। एनडी पंचोली जी, इसमें जो रणनीति है सरकार की, जो पिछले कई दशकों में रही है, जो स्मगलिंग खासकर जो लाल चंदन है उसे रोकने की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि घरेलू तो उसकी कोई खास डिमांड नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि एक जापानीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है कि जो दरअसल वहां पे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, जो इसी लाल चंदन से बनता है, जिसकी वजह से ज्यादा तस्करी को जो है बढ़ावा मिलता है। फिलहाल जो रणनीति सरकार की रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारा मैं समझता हूँ करप्शन का खेल है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। वीरप्पन को जब नहीं पकड़ा गया तो उसके भी हम कारण जानते हैं कि कई पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व थे जो उसको संरक्षण देते थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि तस्करी में उनकी भी हिस्सेदारी थी? हाँ, उनकी भी हिस्सेदारी है, उनके अदरवाइज इतने सालों से ये तो चल रहा है, इतने सालों वीरप्पन के खत्म हो जाने के बाद भी ये सब चल रहा है, नहीं तो इतना ये नहीं होता है जो ये हुआ। सवाल वहाँ ये तो सारी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोगों को मारा गया और जो जनता का रोष हुआ है जो तमिलनाडु में, क्योंकि वो वहाँ के लोग थे तो उनके रोष, जनता ऐसी पागल तो नहीं है जो गलत काम के लिए खड़ी हो जाएगी। जरूर कुछ नाजायज उन्होंने देखा है, जो वो जानते हैं, वो वहाँ के लोग हैं, उनको सारा सब कुछ पता है और इसीलिए वो आवाज उठा रहे हैं कि ये नाजायज है। जनता की जो आवाज है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ये कह करके कि भाई उसमें हम उसका इंक्वायरी होंगे, वो देखेंगे, एकदम से जो उबाल आता है जनता में, वो देखते हैं कि कुछ नाजायज हुआ है तभी वो बोलते हैं। अवैध मानव जी, आपका क्या कहना है? सरकार की रणनीति आगे क्या होनी चाहिए? पहला इस तरह का एनकाउंटर हुआ जिसमें एक घटना में 20 लोग मारे गए हैं, आगे कैसे जो चंदन तस्करी है उससे बचा जाए, उसे रोका जाए और साथ साथ मानवाधिकार जो अधिकार है, मानवाधिकार आम भारतीयों के, उनका भी हनन ना हो? देखिए, तीनों चीजें करनी होगी। चंदन तस्करी रोकनी होगी, जो सरकार के तत्वों में और करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको रोकना होगा, और जो उसके पीछे राजनीति है उसको अलग करना होगा। इन तीनों चीज़ों को अलग करने से ही एक पॉलिसी स्ट्रेटजी बन सकती है कि इस समस्या के ऊपर काबू पाया। लेकिन एसपी गुप्ता जी, मामला बड़ा ही जटिल लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो नेक्सस है एक तमाम ताकतवर लोगों के बीच में है। बिल्कुल, जैसे बताया भाई, सारे पॉलिटिशियन और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वैसे नहीं होता। अदरवाइज तो इस पर सरकार चाहे तो एक्शन बड़ा जल्दी ले सकती है। लेकिन मैं उसी बात को एक बार दोहराना चाहूँगा। देखिए, मामला इतनी जाने गई हो, इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ हो, तो उस पर एक निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है।
लेकिन वो तभी हो सकती है जब उसमें राजनीति ना हो। राजनीति से परे जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, कोई भी कराएं, टाइम बाउंड इंक्वायरी कराएं, और जो इसमें जिसने भी गलती की है उनको सख्त से सख्त सजा जल्दी दी जाएगी, तो वो एक आई ओपनर होगा दूसरे उनके लिए, आगे से नहीं कोई करेगा। अदरवाइज देखिए, हम एक कंक्लूजन पे 1 मिनट में पहुंच जाते हैं और सभी राजनीतिक लोग भी कहना शुरू कर देते हैं ऐसा हुआ, ये हुआ, उससे अंडर पहले लैंड ऑर्डर हमारा इतना वो खराब है। और देखिए यहाँ इतना पैसा इन्वॉल्व है, आप कहीं भी देख लीजिए, मेरे यहाँ हरियाणा में आप देख लीजिए, माइनिंग जो इलीगल माइनिंग है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं जी। अभी भी इतनी चलती है वहां पर, और कोई पुलिस वाले कुछ लोग जाते हैं तो उसी टाइम गोली से मार देते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है। फिलहाल रामचंद्रन जी, आखिरी सवाल आपसे कि लगता है चंदन तस्करी पर जो है वो जिस तरह से ध्यान होना चाहिए था, फिलहाल मामला इस बात को लेकर ज्यादा गर्म हो गया है कि तमिलनाडु के मजदूर जो है वो इसमें मारे गए हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई वापस जो है फोकस मानवाधिकारों पर होने के साथ साथ इस पर भी होना चाहिए कि किस तरह से ये तस्करी जो है वो बंद हो? क्या होनी चाहिए सरकार की रणनीति, संक्षेप में? देखिए, हम लोग तो कई सालों से लिखते आ रहे हैं कि पॉलिटिक्स को इन जैसे नेफेरियस एक्टिविटी से बिल्कुल हट जाना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। पर मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस की लंबी हाथ जो है प्रोटेक्शन देने में बड़ी काम आती है लोगों को, स्मगलर्स को और बाकी लोगों को। और इस पर कोई दो ना है, ये पूरी सरकार जानती है यहाँ पर और केंद्र में और राज्यों में कि क्या नेक्सस है पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में। तो मारवा साहब ने खुद इस पे रिपोर्ट दिया है आखिरकार, एनएन वोरा साहब ने भी सरकार की तरफ से रिपोर्ट दिया है, पर वो रिपोर्ट सब मेरे ख्याल में किसी एक गवर्नमेंट के अलमारा में डस्ट गैदर कर रही है और उस पर कोई कार्रवाई, जितने भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। तो आखिरकार ये एक मले है, एक प्रॉब्लम है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लीडरशिप में। इस पे जब तक हम जोर नहीं देंगे कि इनको हटाइए, आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि इन सब चीज जो सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसको जब तक हम जड़ से नहीं खत्म करेंगे ये चीज खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टी.आर. रामचंद्रन जी, एनडी पंचोली साहब, एसपी गुप्ता जी और वेद मारवा जी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही फिलहाल। नमस्कार।